चलिए आज एक ऐसी फुसफुसाहट की बात करते हैं जिसके बारे में, जैसा कि हमारा स्रोत बताता है, बंद कमरों में चर्चा तो होती है लेकिन कोई भी खुलकर बोलने से कतराता है। तो आखिर ये फुसफुसाहट है किस बारे में, आइए समझते हैं। ये जो बात अभी कही गई, यही इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। एक ऐसी बात है जो दबे छिपे तो चल रही है, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत शायद कोई नहीं कर पा रहा। और ये बात सीधे तौर पर सत्ता के गलियारों से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फुसफुसाहट है क्या? स्रोत के मुताबिक ये फुसफुसाहट भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी हमारी सरकार के बीच जो एक नाजुक रिश्ता होता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो मूल सवाल यही है, क्या एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसका काम ही सरकार पर एक तरह का नियंत्रण रखना है, अपने फैसलों से वाकई सरकार को कोई चुनौती दे रही है? इस सवाल की गहराई में जाने के लिए स्रोत भारत की तुलना अमेरिका से करता है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। अमेरिका में जहां राष्ट्रपति सीधे जजों को नियुक्त करते हैं, उन्हीं जजों ने अपने नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुना दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत है, जहां जजों की नियुक्ति एक स्वतंत्र कॉलेजियम सिस्टम से होती है, यानी जज ही जजों को चुनते हैं। यहां स्रोत का विश्लेषण कहता है कि अहम मामलों में फैसले ऐसे आए हैं जिनसे सरकार पर कोई सीधी आंच नहीं आई। इस दावे को और समझने के लिए स्रोत सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया और बड़े फैसलों की एक पूरी सीरीज का जिक्र करता है। चलिए एक एक करके इन मामलों पर नजर डालते हैं। पहला मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को गैर कानूनी तो ठहरा दिया, बिल्कुल सही, लेकिन स्रोत इस बात पर ध्यान खींचता है कि जो करीब 16,000 करोड़ रुपए पहले ही जमा हो चुके थे, उन्हें वापस लौटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया। फिर आता है महाराष्ट्र सरकार का मामला। यहां भी एक अजीब सी स्थिति दिखती है। कोर्ट ने यह माना कि सरकार बनाने का तरीका ही असंवैधानिक और गैरकानूनी था, लेकिन इसके बावजूद उसी सरकार को सत्ता में बने रहने दिया गया। पेगासस जासूसी कांड तो याद ही होगा। स्रोत के मुताबिक एक जांच समिति तो बना दी गई, लेकिन जैसे ही सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, मामला वहीं का वहीं रुक गया। और यही राष्ट्रीय सुरक्षा वाली दलील हमें राफेल सौदे के मामले में भी सुनने को मिली। जब लड़ाकू विमानों की कीमत को लेकर सवाल उठे, तो स्रोत बताता है कि अदालत ने सरकार के इसी तर्क को मान लिया और कीमत का खुलासा करवाने पर जोर नहीं दिया। बुलडोजर न्याय पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया, जिसमें इस प्रैक्टिस को गलत ठहराया गया। लेकिन स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है कि इस फैसले के महज 25 दिन बाद ही ये कार्रवाई फिर से शुरू हो गई और तब से चल रही है। और आखिर में ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन का मामला। स्रोत के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने खुद ये टिप्पणी की कि ईडी का काम राजनीतिक रूप से प्रेरित लगता है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर को जो बार बार एक्सटेंशन मिले, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब स्रोत का यह विश्लेषण सिर्फ न्यायपालिका पर ही नहीं रुकता, वो लोकतंत्र के जो बाकी स्तंभ हैं उनकी तरफ भी इशारा करता है। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक ये कमजोरी सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र के दूसरे रक्षक भी कमजोर हुए हैं। इसमें मीडिया को अपनी निगरानी की भूमिका से गायब बताया गया है, नौकरशाही को बेअसर और सीएजी और सीवीसी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की भूमिका को भी कमजोर आंका गया है। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम वापस उसी मूल सवाल और उसी फुसफुसाहट पर पहुंच जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। तो इस पूरी पड़ताल का जो निचोड़ है, वो इसी एक केंद्रीय विरोधाभास में छिपा है। स्रोत के अनुसार अमेरिका में सरकार के चुने हुए जजों ने सरकार पर ही लगाम कसी, जबकि भारत में, जहां जजों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से होती है, इन बड़े मामलों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो यहां हम आपको स्रोत के विश्लेषण से उभरे इसी अंतिम सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब लोकतंत्र के वो स्तंभ जिनका काम ही सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन रखना है, अगर वही सत्ता के साथ खड़े नजर आने लगें, तो ये एक लोकतंत्र की सेहत के लिए आखिर क्या संकेत देता है?